साहित्य सारंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के आरोह भाग 2 के दूसरे पाठ बाजार दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित है। और पाठ को शुरू करने से पहले बाजार दर्शन पर जो एनसीईआरटी ने समीक्षा प्रस्तुत की है, हम उसको देखेंगे और यहां से समझेंगे कि पाठ को रचा क्यों गया, लिखा क्यों गया, आवश्यकता क्या आन पड़ी जैनेन्द्र को बाजार दर्शन पाठ के बारे में अपने विचार व्यक्त करने की। तो एनसीईआरटी इनके निबंध के बारे में बता रही है कि एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ सहयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले शुरू हुई थी, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का यह लेख आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। यहाँ पर 2 शब्द आए हुए हैं, उपभोक्तावाद और बाजारवाद। पहले तो हम इन शब्दों पर कुछ चर्चा करेंगे और इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्तावाद है क्या और बाजारवाद है क्या। उपभोक्तावाद एक ऐसी व्यवस्था जहां पर व्यक्ति उपयोग न करके अपनी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, अपनी परचेजिंग पावर कैपेसिटी के आधार पर, जब वो खरीदारी अपनी आवश्यकता के सापेक्ष न करके अपनी क्रय शक्ति क्षमता के सापेक्ष करने लगता है, तो वहां पर व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग नहीं करता है, वो वस्तुओं का उपभोग करता है। वो उपभोग, जब भी हम उपभोग की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आवश्यकता से कहीं अधिक हम वस्तुओं की खरीद पर जोर देते हैं, जो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रदर्शन, वस्तुओं के प्रदर्शन को भी दिखाता है। दूसरी बात है जो बाजारवाद। बाजारवाद में जैनेन्द्र क्या, ये एक सामान्य समझने वाली बात भी है कि बाजारवाद जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति बाजार की ऐसे जाल में, ऐसे ताने बाने में फंसता चला जाता है जहां केवल और केवल लाभ और हानि को देख करके व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पे नहीं, ग्राहक के तौर पर देखा जाता है। व्यापारी बाजार में आवश्यकताओं के सापेक्ष वस्तुओं की पूर्ति नहीं करता है, वो लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को बाजार में भेजता है। और एक सामान्य आदमी जो है वो विज्ञापनों के जरिए और देखा देखी सामान को खरीदता जाता है। जहां पर जैनेन्द्र इस पाठ में इस बाजार के बारे में बताते हैं कि बाजार मनुष्य के साथ कोरा ग्राहक और कोरे बेचक का व्यवहार करता है। जहां पर कोरे ग्राहक और कोरे बेचक का व्यवहार होगा, कोरा ग्राहक और कोरा बेचक का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति ग्राहक है। व्यक्ति केवल और केवल लाभ कमाने का माध्यम है। किसी भी तरह से एक दुकानदार एक व्यक्ति को, जो कि ग्राहक भी है, उसे अपना माल बेचेगा, अपना सामान बेचेगा और उससे लाभार्जन करेगा, न कि उसे सही राय देगा कि ये वस्तु है कैसा, ये वस्तु उपयोगी है अथवा नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बाजारवाद की व्यवस्था है। हम और आप केवल और केवल लाभ कमाने का माध्यम है दुकानदारों के लिए। तो जैनेन्द्र की चिंता यही है कि उपभोक्तावाद और बाजार, ये जो व्यवस्था है, हम कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों के चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग हैं। फर्ज करिए कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले शैम्पू 2 रुपए के पाउच में नहीं आता था। शैम्पू या तो 250 ml या तो 400 ml, 500 ml के डब्बों में आया था। सर्फ 2 रुपए के पाउच में नहीं आता। क्यों? क्योंकि तब जो है हम बाजार के हिसाब से व्यवहार करते थे। आज स्थिति क्या है? बाजार हमारे हिसाब से व्यवहार कर रहा है। वो 2 रुपए का पाउच शैम्पू का भी दे रहा है, वो 2 रुपए का सर्फ भी दे रहा है। पार्ले जी का एक पैकेट ले लीजिए, 5 रुपए का जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब भी मिलता था और 5 का ही आज भी। लेकिन बस क्या है, वो साइज बदल गया।
मतलब वो उपभोक्ताओं को ध्यान में रख करके बाजार अपना व्यवहार कर रहा है, और इसी बात को जैनेंद्र यहां पर समझाना चाह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, आगे समीक्षक कह रहे हैं कि वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। बाजार, ये बात जैनेंद्र लगभग कोई 30-40 साल पहले कह रहे हैं कि बाजार की जादुई ताकत हमें गुलाम बना लेती है। लेकिन वास्तविकता आज बड़े विभत्स रूप में हमारे सामने आती है। कैसे? हम और आप फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और आप अमेजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर 15 मिनट 20 मिनट पर जब हम रील को स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी रील को देख रहे होते हैं, अपने बेडरूम में बैठकर लेटकर मोबाइल पर रील देख रहे होते हैं, तो हर 2-3 मिनट बाद 4 मिनट बाद उस रील में एक विज्ञापन फ्लिपकार्ट का, अमेजन का हमें दिखाई पड़ता है, जो ये बताता है कि फला डील जो है इस तारीख से शुरू होने वाली है और सामान बेहद सस्ता मिलने वाला है। आप उस विज्ञापन को 1 बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, 3 बार देख रहे हैं, 4 बार देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो विज्ञापन जो है वो हमारे और आपकी मनः स्थिति पर, मानसिक स्थिति पर अपने सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव डालती है। जिसका कारण, जिसकी वजह से होता यह है कि एक सामान्य आदमी उस विज्ञापन के, उस चमक दमक वाले विज्ञापन के फेर में फंसता है और सामान खरीदने को विवश हो जाता है। अब वो सामान पहले क्या था कि जब ई कॉमर्स साइटें शुरू हुई थी तो हम कैश देते थे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे और सामान हमें मिलता था। कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हुआ करता था तो लोग क्रेडिट कार्ड पे खरीदारी करते थे। आज उन ई कॉमर्स साइटों ने क्या किया है कि जो यहां पर कह रहे हैं कि जादुई ताकत, तो ई कॉमर्स साइटों ने क्या किया, वो कहा कि भैया हम पे लेटर की व्यवस्था कर रहे हैं, आप खरीदो, आप उपयोग मत करो, आप उपभोग करो, आवश्यकता से अधिक खरीदो, औकात से अधिक खरीदो, पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम कर्ज दे रहे हैं, अगले महीने हमको वापस दे देना। और वो कर्ज नहीं कह रहे हैं, वो उधार कह रहे हैं, पे लेटर बाद में दे देना। और इन्हीं जादुई ताकतों के चक्कर में पड़कर एक सामान्य ग्राहक कर्ज का गुलाम बन जाता है। इस कर्ज के बारे में मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में लिखा था। उसका जो प्रमुख पात्र होरी है वो अपनी पत्नी धनिया से कह रहा है कि कर्ज वो मेहमान है, उसकी पत्नी उससे गाय लाने के लिए कह रही है और कह रही कि कर्ज लेकर के गाय लाओ, और होरी अपनी पत्नी धनिया से कह रहा है कि कर्ज वो मेहमान है जो एक बार घर आ गया वो वापस नहीं जाता है, और मध्यम वर्गीय व्यक्ति उसी कर्ज के फेर में पड़कर उसी कर्ज का गुलाम बन जाता है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। यह बात यहां पर समझने वाली है कि बाजार के साथ एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होना कैसा चाहिए। बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, न कि हमारी लालच की पूर्ति के लिए है। ध्यान दीजिए कि बाजार हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए है, हमारी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए बाजार नहीं है। और यदि हम ग्रीड को फुलफिल करते हैं, लालच को फुलफिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आवश्यकता से परे जाकर के खरीदारी करना शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं कर्ज के दुष्चक्र में फंसेंगे, लोगों से उधार लेंगे, लोगों से कर्ज लेंगे, तनाव लेंगे
और वापस समय से उस कर्ज को, उस लोन को वापस न दे पाने के कारण कई बार लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, अपने जीवन के साथ खेल जाते हैं, जिसके लिए कह रहे हैं कि वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। असंतोष, संतुष्टि अगर है फिर यह बाजार आपको परेशान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर असंतोष है तो निश्चित रूप से आज साइकिल की आवश्यकता है, कल स्कूटी की आवश्यकता होगी, परसों बाइक की आवश्यकता होगी, उसके बाद कार चाहिए होगी। तृष्णा, तृष्णा, गौतम बुद्ध ने इस तृष्णा शब्द के बारे में कहा था कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है, कि मतलब और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आज ये है, आज अगर स्कूटर है तो कल बाइक चाहिए, बाइक है तो फिर कार चाहिए। मतलब इच्छाएं क्या है? इच्छाएं अनंत हैं, और इच्छाओं पर हमारे नियंत्रण का न होना हमारे लिए कष्टकारी होगा और सदैव ही कष्टकारी होगा। तो आगे करें, इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, और कभी दार्शनिक अंदाज में समझाने का प्रयास किया है और कहीं किस्सा गो के अंदाज में। किस्सा गो का मतलब होता है कहानी कहने के अंदाज में। और इसी क्रम में बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को जैनेंद्र कहते हैं कि ये अनीति का शास्त्र है, जहां पर बाजार सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने का जरिया हो जाए, जहां पर बाजार सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के साथ कोरे ग्राहक और कोरे बेचक का व्यवहार करे, कि मतलब हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है, भले उसके लिए हमें सामने वाले को मूर्ख ही क्यों न बनाना पड़े, तो वो बाजार निश्चित रूप से नीति का शास्त्र नहीं है, अनीति का शास्त्र है। वो कहीं ना कहीं वो बाजार सदव्यवहार अपने ग्राहकों के साथ नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो बाजार और उस बाजार में जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं शुद्ध और ठेठ भाषा का शब्द अगर इस्तेमाल करें तो वो अपने ग्राहकों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और ठगते ही हैं। तो ये क्या है? ये अनीति का शास्त्र है। प्रलोभन देकर के अपने पास बुलाना और फिर सामान चाहे जैसा भी हो उसे बेच देना, और बेच करके अपना लाभांश अपने पास ले लेना। जैनेंद्र इसी बात को कह रहे हैं कि यह अनीति का शास्त्र है। यह तो हो गई इसकी समीक्षा। हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस वीडियो में आपको यह समझाने और बताने का प्रयास करेंगे कि बाजार दर्शन पाठ के कौन कौन से पैरा या कौन कौन से बिंदु प्रमुख, कौन कौन से इसमें प्रमुख बिंदु हैं जहां से प्रश्न बनता है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, और उसके प्रश्नों पर भी जहां से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी बताएंगे आपको, और उस पर भी चर्चा करेंगे कि इसको लिखा कैसे जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।